के फॉर्म में होता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के फॉर्म में होता है, और जब वो पॉपुलेशन में इंटरब्रीड करने लगता तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो अब जो क्वेश्चन अटके पड़े थे हमसे कि डार्विन से पूछा गया तुम्हारा सोर्स क्या है, तुम्हारे डिसकंटिन्यूअस तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का, तो आज की डेट में हम जानते हैं रिकॉम्बिनेशन और गेमेटिक फ्यूजन। ये जो कॉन्टिन्यूअस ये सब बने हैं ये कैसे पॉसिबल हैं, तो इसके दो ही आंसर है ना, रिकॉम्बिनेशन और वो मैंने अभी आपको बताया था कि गेमेटिक फ्यूजन से बन सकते हैं या फिर वो बन सकते हैं क्रॉसिंग ओवर से। तो ऐसे ये पॉसिबल है, यानी डार्विन की जो कमी थी कि उनके सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या हैं, तो आज इसका आंसर हम दे सकते हैं। और ये एक ही पॉपुलेशन में होंगे तो ये पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में इस बात को क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। देखो कई सारे एलील के पेयर हैं जो एक सिंगल जीन के लिए ही हैं, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए ही हैं। अब ये सारे जीन आपस में पोटेंशियली आपस में इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये पूरी चीज क्या बना रही है, ये एक जीन पूल बना रहा है। और जब आप जीन पूल बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, जो कि एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन आपस में रिप्रोड्यूस कर रही है। अब इसमें से क्या होता है कि इसमें से ये सारी चीज़ जो है, इनमें से कोई चीज़ फिर से ऑपरेशनल हो जाता है। कोई चीज़ इनमें से जो है ऑपरेशनल हो गया, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, एक साथ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है जिनका माइग्रेशन भी हुआ हो और उसमें म्यूटेशन भी हुआ हो। जैसे यहाँ एक X5 जीन हुआ और वो जो है तुरंत माइग्रेट कर जाए या बाकी ड्रिफ्ट कर जाए, तो उसका नेचुरल सिलेक्शन भी हो जाए। समझे इस बात को, ऐसा हो सकता है। या जीन आए वो रिकॉम्बिनेट करे और इसमें से कॉम्बिनेशन लेके वो अलग हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, जब वो उसका जो है, जब वो जीन आएगा तो उसे अपने एक हैबिटेट में रहना है, तो उसका एडाप्टेशन होना चाहिए जो जेनेटिक बेसिस पे होना चाहिए। यहाँ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो डार्विन ने जो बता रखी थी वो बहुत काम आती है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको बताया जाता है, जैसे आप पढ़ते हैं डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो एडाप्टिव रेडिएशन में इस चीज़ को देखते हैं, मतलब ये जो जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन है इसमें आप उस चीज़ को देखते हैं। फिर इसके बाद जो है इनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा। अगर ये इस तरीके से हो गए हैं तो ये आइसोलेट करेंगे और इनमें आइसोलेशन का डिफरेंट पैटर्न होगा, बिहेवियर, जेनेटिक या एनाटॉमिकल या मार्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल। ठीक है, कोई भी हो सकता है, जेनेटिक का मतलब फिजियोलॉजिकल वैसे हो गया, इंक्लूडेड है। अगर ये चेंज हो गया, जेनेटिक या बिहेवियर चेंज हो गया, तो ये नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलने लगते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये उतना भी सिंपल नहीं था जैसे हम समझते। अभी एक पॉइंट इसमें और है, मैं उसे थोड़ा बताना चाहूँगा। 1 मिनट प्लीज। देखो ये आप नोट कर लेना थोड़ा प्रॉपर तरीके से, तो आपको अच्छा रहेगा। मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको, ये जो एवोल्यूशन है, इस एवोल्यूशन में देखो कुछ टाइप आपको बताए जाएंगे। पूरे एवोल्यूशन में एक समरी के फॉर्म में अगर इसे बताया जाए, जैसा आपकी बुक में मेंशन है, देखो जो एवोल्यूशंस हो रहे हैं इसमें आप पढ़ेंगे, देखो एक पढ़ेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एक पढ़ेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन।
ठीक है। जो सारा एवोल्यूशन पढ़ेंगे इसमें एक कन्वर्जेंट पढ़ेंगे, एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ेंगे। देखो इसका मीनिंग क्या है। जैसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को ऐसे आप समझो कि इसमें एक कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है, और ये इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है। एक कॉमन पॉइंट से ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। कन्वर्जेंट इसका ठीक उल्टा होता है, इसमें ये एक पॉइंट पे सारे एरो मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये क्या चीज़ होता है, ये कॉमन हैबिटेट होता है। अभी इसको समझा रहा हूँ ये सब बातें। कन्वर्जेंट में ये जो डिफरेंट टाइप है ये एक कॉमन हैबिटेट में, यहाँ जो है एक कॉमन हैबिटेट में ये सब कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होता है इसमें आपको मिलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। यहाँ जो मिलते हैं वो मिलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। यहाँ पे आपको मिलता है एडॉप्टिव रेडिएशन। यहाँ जो हैबिटेट है ये अलग अलग है, ये अलग अलग हैबिटेट है, ये अलग अलग हैबिटेट है जिसके लिए एडाप्टेशन है, और यहाँ ये कॉमन हैबिटेट है, ये अलग अलग हैबिटेट है, ठीक है, और ये सब उसके लिए एडाप्टेड है। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि जो एवोल्यूशन का इतना कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है उसे आप चाहो तो दो पार्ट में आपको मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में इसे सिर्फ दो पार्ट में ऐसे बताया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, आपके सारे टॉपिक में मैकेनिज्म ज़रूर पूछा जाता है, तो इस बात को ज़रूर याद रखना मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के टॉपिक को। जैसे इसको ऐसे बताया जाता है कि इसमें दो चीज़ है, एक है ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये दो पॉइंट हैं एवोल्यूशन थ्योरी को अगर ऐसे बताएं तो। इसका मीनिंग क्या है इसे देखो। जब हम ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं ना तो हमेशा याद रखना एक कॉमन एंसेस्टर होगा, इस कॉमन एंसेस्टर से कई सारे ब्रांच बनते हैं। ये क्यों बनेंगे, वेरिएशन की वजह से। और वेरिएशन क्यों आएगा तो आपको बताया था पॉइंट नंबर 1 सोर्स ऑफ वेरिएशन, जो आपको थ्योरी में समझाई थी, सोर्स ऑफ वेरिएशन। समझे इस बात को। तो ये कई सारे वेरिएंट फॉर्म होंगे जैसे V1, V2, V3, V4। अब इसमें बोला गया कि इनका अलग अलग माहौल के लिए इनका एडाप्टेशन है या इनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, अलग अलग माहौल के लिए। समझे इस बात को। लेकिन कभी इनके कॉमन एंसेस्टर एक थे। तो ये ब्रांचेज कितनी बनेगी, जितना इनमें म्यूटेशन होगा, क्योंकि म्यूटेशन या जो पूरे सोर्स ऑफ वेरिएशन था वो जितना यहाँ ऑपरेशनल होगा उतनी ब्रांच बनेगी। इसीलिए ये फिक्स नहीं, जैसे कई सारे ग्रुप में बहुत सारे इस टाइप के वो हैं ब्रांचिंग डिसेंट है और कई में कम होते हैं। जैसे ह्यूमन में जो हमारी स्पीसीज, हमारे जीनस में एक ही स्पीसीज जिंदा बची है, बाकी तो इंस्टिंक्ट हो गई है। कई सारे एनिमल हैं जिसमें कई सारी स्पीसीज बनी है, जैसे पैंथेरा में आप कई सारे पढ़ते हैं, तो उनके ब्रांचिंग डिसेंट में उनका पैंथेरा जीनस रख दो और डिसेंट में कई सारी स्पीसीज वो अलग अलग हैबिटेट के लिए एडॉप्टेड है। समझे इस बात को। उनका अलग अलग डायरेक्शन में नेचुरल सिलेक्शन हुआ हो। तो इसी बात को यहाँ बोला जा रहा कि एक कॉमन एंसेस्टर है और ये अलग अलग जो हैबिटेट है, नीड है। जैसे आपको वहाँ पे बताया गया कि कोई ट्री में रहने के लिए एडॉप्टेड है, ठीक है। एडॉप्टिव रेडिएशन वाला जो डायग्राम है, अगर इसमें देखेंगे, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं।
देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, एडॉप्टिव रेडिएशन में मार्सुपियल को दिखाया गया है। जैसे इसमें मार्सुपियल रैट को बताया गया, तो रैट कहाँ रहेगा, बरोइंग, ठीक है, बरो में रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा, ठीक है, ये अंडरग्राउंड रहेगा। फिर इसके बाद देखो एक बैंडेड एंटीटर है, एंटीटर क्या करेगा, वो जो है उसकी जीभ ऐसी होनी चाहिए कि एंट को, चींटी को खा सके। इसके बाद जो है टाइगर कैट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉर्निवोरस है। टस्मानियन वुल्फ है, ये मरे हुए जानवरों को स्कैवेंजर है। सुगर ग्लाइडर्स है, एक तरीके की स्क्वेरल है, ये पेड़ों पे रहेगी। मार्सुपियल मोल है, नॉक्टर्नल है। कोला है, पेड़ों पे रहता है। बैंडिकूट है, चूहे की तरह एक ऑर्गेनिज्म है। वॉम्बैट है, एक हर्बीवोरस है। कंगारू एक हर्बीवोरस है। तो हर जो पॉसिबल वहाँ अपॉर्चुनिटी थी, उन हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, हर डायरेक्शन में ये एडाप्टेशन होगा। इसलिए कॉमन पॉइंट से ये सब रेडिएट होते हुए दिखते हैं। इनमें सब में जब एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, तो इनमें जो है कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से होमोलॉजी होती है और होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं। जैसे सारे मार्सुपियल में मार्सुपियल पाउच होता है, ऐसे सारे प्लेसेंटल में प्लेसेंटा होगा, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप होमोलॉगस ऑर्गन में देखते हो कि सारे मैमल ही हैं, उसमें से व्हेल पानी में रहता है और सब कहीं न कहीं रहते हैं, लेकिन उनके हड्डियों का ढांचा एक है। उनके ऑर्गन जो बेसिकली जो एडॉप्ट हुए थे कॉमन एंसेस्टर्स, वो एक जैसे हैं। ऊपर का उनका स्ट्रक्चर बदल गया है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही है। और एनालॉगस, ये कॉमन हैबिटेट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इंसेक्ट है, जैसे कि बर्ड है और जैसे कि बैट है। तीनों हवा में उड़ते हैं, तो बॉडी का एरोडायनेमिक्स एक जैसा है, क्योंकि कॉमन हैबिटेट के लिए अडॉप्टेड है। बस तीनों तीन अलग डायरेक्शन से वहाँ पहुँचे हैं। तो दोनों तरीके से एवोल्यूशन होता है। इन दोनों एवोल्यूशन को हम एक साथ पैरेलल एवोल्यूशन बोलते हैं। इनको हम एक साथ बोलते हैं पैरेलल एवोल्यूशन, ठीक है। तो एवोल्यूशन के तीन तरीके हो सकते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड पैरेलल एवोल्यूशन। जब दोनों एक साथ देखेंगे तो इनको हम बोलेंगे कि ये पैरेलल एवोल्यूशन हो रहे हैं, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट हैं और कन्वर्जेंट हैं। एडाप्टिव रेडिएशन में जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन थी, उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। ऐसे दूसरा भी देखो, यहाँ एंसेस्टर होगा, इसका भी इस तरीके से टैक्सॉन है, इसका भी हुआ होगा। तो जो मैं बता रहा था, जैसे मान लो ये मैमेलिया है, एक मैमेलिया का एक एंसेस्टर था, वो इस तरीके से हुआ। यहाँ पे एप्स है, और एप्स इस तरीके से आज की सारी बर्ड जो है एडाप्टेड है, कोई पानी में रहने के लिए, कोई दौड़ने के लिए, कोई अलग अलग तरीके के लिए। ऐसे मैमल भी अडॉप्टेड है। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसे हुई, कैसे कोई जो है, या ये दोनों एक ही से, जैसे इस रेप्टाइल से बने हैं, तो ये कैसे बने, ये जो इनका कॉमन एंसेस्टर है ये कैसे बना। तो इस चीज को ह्यूगो डिब्रीज की थ्योरी सॉल्टेशन से बताया जाता है कि कभी कभी एक सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशंस होते हैं। जो छोटे म्यूटेशन होते हैं वो तो इनको बनाते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ये सब जो है, ये सब कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की वजह से बन रहे हैं, जो डार्विन ने जिन्हें ऑपरेशनल बताया था। मतलब ये सब एलील से बन रहे हैं, समझे इस बात से। और ये जो चेंज हो रहा है यहाँ, ये जीन के लेवल पे नया जीन ही बन गया, समझे इस बात को। इसकी वजह से जो है एक कॉमन एंसेस्टर जो रेप्टाइल था, उस रेप्टेलिया से कन्वर्ट हो गए आज के मैमल, जिनमें प्लेसेंटा, जैसे यहाँ प्लेसेंटा का जीन बन गया जो इससे पहले नहीं था, ठीक है। और एप्स में जैसे जो है फेदर्स के जीन आ गए जो इनमें नहीं थे, समझे। तो इस तरीके का जो सॉल्टेशन है, ये सॉल्टेशन नए टैक्सॉन, जो बड़े टैक्सॉन हैं, उनके क्रिएशन में रोल प्ले करता है। लेकिन एक ही टैक्सॉन्स के सब कैटेगरीज बनाने के लिए यहाँ क्या चीज़ यूज करेगा,
तो ये सब नेचुरल सिलेक्शन है, इसको एडॉप्टिव रेडिएशन बोलेंगे। मेरे ख्याल से अब बात को आप समझ पाए होंगे कि हम एवोल्यूशन में किस चीज़ को देख रहे हैं। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? इसे मुझे थोड़ा कमेंट रेट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये समझ पाएँ कि सॉल्टेशन के रोल क्या है। सॉल्टेशन का मतलब नए बड़े बड़े जो टैक्सान बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कार्डेटा पढ़ते हैं तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इनको जैसे अगर पाइसेज ले लो तो उसमें मछलियों की जितनी वैरायटी है तो उन सब में कॉमन फीचर है ना, सब में जब तक होमोलॉजी मिलेगी तब तक उनमें क्या हुआ होगा, नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा, एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे सारी बोनी फिशेज एक ही कॉमन एंसेस्टर से बनी होंगी, लेकिन बोनी और कार्टिलेज जो दो लाइनें बन रही हैं, इन दो लाइनों को बनाने के लिए कोई न कोई सॉल्टेशन हुआ होगा, एक सिंगल लार्ज म्यूटेशन हुआ होगा जिससे नए दो ब्रांच बन गई होंगी। समझे? जब ब्रांचिंग डिसेंट की बात बोलते हैं तो वो ब्रांचेज मेन भी हो सकती हैं, जैसे एक ट्री में जो ब्रांच होती है एक मेन ब्रांच भी हो सकती है, एक सब ब्रांच भी हो सकती है। तो जब हम मेन ब्रांच की जब भी बात करते हैं जहाँ से होमोलॉजी एनालॉजी चेंज होती है, जैसे अब कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपस में एनालॉगस हैं, होमोलॉगस नहीं है। लेकिन सारी बोनी फिशेज चाहे वो कैसे भी दिखती है, जैसे सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस और रोहू, दोनों बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों के हर स्ट्रक्चर आपस में होमोलॉगस है और दोनों का फॉर्मेशन एडॉप्टिव रेडिएशन से हुआ है। और ये बात हम कर रहे हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, ये मतलब हुआ। और अगर आप रे फिश या आप शार्क फिश, स्कोलियोडॉन और जो है रोहू की बात कर रहे हैं, दोनों बहुत कॉमन दिखते हैं, लेकिन दोनों में एनालॉगस ऑर्गन है, दोनों कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस के लिए अडॉप्टेड है और दोनों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के लिए अडॉप्टेड है और दोनों में एनालॉगस ऑर्गन मिलेंगे, न कि होमोलॉगस ऑर्गन मिलेंगे। और इन दोनों का फॉर्मेशन सॉल्टेशन से हुआ होगा। अब जितनी वैरायटी की बोनी फिशेज है इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का नेचुरल सिलेक्शन से हुआ होगा। और जितनी शार्क फिशेज हैं, जितनी कार्टिलेजिनस फिशेज है, उनका एक से हुआ होगा। तो हर एक जो टैक्सान आप पढ़ रहे हैं ना, इस बात को ऐसे समझो, देखो इसे मैं थोड़ा और डिटेल बताऊं, इस बात को ऐसे समझो, देखो जैसे आप पढ़ते हो ना किंगडम, तो किंगडम के लेवल पे एनिमेलिया तक आए, ठीक है। तो एनिमेलिया से पहले जो है, एनिमेलिया से पहले और भी तो किंगडम बने होंगे ना जो काफ़ी अलग हैं, जैसे मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं हुआ होगा, ये देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फिर प्रोटिस्टा से 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये देखो मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल है, इनसे यूकैरियोटिक सेल बनने के लिए क्या हुआ होगा, यहाँ पे सॉल्टेशन होगा कि नहीं, समझ रहे हो ना। और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर हैं, इनसे मल्टीसेलुलर बनने के लिए सॉल्टेशन होगा कि नहीं। अब ये जो एनिमेलिया है, ये एनिमेलिया किंगडम के लेवल पे है। और जब आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की लिखते हैं तो लास्ट वन क्या लिखते हैं, स्पीसीज। तो अगर एक यहाँ कोई जीनस है और इसमें स्पीसीज 1, 2, 3 है, ठीक है, तो ये स्पीसीज कैसे बनेंगी, इनमें तो बहुत फर्क नहीं है ना स्पीसीज में, इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही होंगी। तो ये सब कैसे बनेंगे, ये सब कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन के नेचुरल सिलेक्शन से बनेंगे, यानी ये सब एडॉप्टिव रेडिएशन ही हुआ होगा। समझे इस बात को।
लेकिन यहीं पे जो है जो डिफरेंट फाइलम है, ये जो फाइलम है ये अलग अलग, ये थोड़े बड़े बड़े म्यूटेशन हुए हैं। तो अलग अलग जो ये बना रहे हैं ना कि जितना बड़ा टैक्सॉन उतना बड़ा म्यूटेशन हुआ है। जैसे एक ट्री में, एक ट्री है तो इस ट्री में इस तरीके से 3 मेन ब्रांच है, फिर आगे जाके इससे 3 ब्रांच निकली है, फिर आगे 2 ब्रांच निकली है, फिर ऐसे निकली है, ये ब्रांचिंग है, समझे। ये मेन जो है यहाँ से ट्री निकला है, और लास्ट में जो इस पे पत्तियाँ लगी हैं ना, उसको समझो कि वो स्पीसीज है। इस एनालॉजी से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेन ये चेंज हुआ, ये कैसे होगा, तो हम बोलेंगे ये सॉल्टेशन है। ये कैसे चेंज हुआ, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, एडाप्टिव रेडिएशन है, समझे। इनके जो चेंज हैं और इधर जो चेंज हैं ये कैसे होंगे, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट है। समझ में आई बात। तो इन बातों को जब आप ऐड करेंगे तब ये चैप्टर आपको कंप्लीट उसमें आएगा। अभी ये चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ है, अभी जस्ट हमने एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी है। मैं इसे फिर से, इसके कई सारे टॉपिक को फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना रहने देते हैं, फ़िलहाल इतना देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।